लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया हुआ है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे हमारी वीडियोस में हमारी कोशिश ये रहती है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इंक्लूड कर लिया जाए ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। वैसे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या जेई या फिर नीट के लिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पेन और कॉपी जरूर निकाल लें सो दैट कि आप इन वीडियोस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें दो चार्जेस हैं, 10 नैनो कूलम और -10 नैनो कूलम। नैनो का मतलब 10⁻⁹। क्वेश्चन ये है कि इस वाले पॉइंट, अच्छा पॉइंट ए मिड पॉइंट है, इन दोनों चार्जेस के मिड पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है। वैसे लॉजिकली मुझे ये पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हुए कि इस वाले पॉइंट पर इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दोनों का अगर मैं वेक्टर सम कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि यार इस +10 वाले नैनोकूलम चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको मैं E1 बोल देता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये वाला चार्ज पहला चार्ज है और ये वाला चार्ज सेकेंड वाला चार्ज है। क्योंकि ये पॉजिटिव का 10 नैनोकूलम है और हमें ये पता है कि प्लस वाले चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, याद करो फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वाइज मैंने लिखा है। डायरेक्शन अगर ऐड करना होता तो यहाँ पे आर कैप और ऐड कर देते। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो E ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, पहला वाला चार्ज, क्योंकि पहला वाले चार्ज की वजह से लिख रहा हूं इसलिए Q1 लिख दिया। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है, 10 नैनो कूलम। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो ये बन जाएगा 10 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई, अब देखो, क्योंकि यहां से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस पॉइंट 1 का आधा होगा, इसका मतलब .05। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, .05। ध्यान रहे, इस वाले चार्ज की वजह से मुझे पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का आधा है, मतलब .1 का आधा मतलब .05। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो 10⁻⁹, 10⁻⁹, ये तो गायब हो गया और ये बन गया 90 डिवाइड बाई .05। अच्छा, इसको आप चाहो तो 25 × 10⁻⁻⁴ लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 25 × 10⁻⁴। 25 × 10⁻⁴। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 9 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई 25। एक काम करते हैं, 100 इसका एक तरफ ले लेते हैं तो ये 4, तो ये 36, तो ये कुल मिला के बन जाना चाहिए 36 इसका मैंने 2 जीरो ले लिया तो 3, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब ये कहां से आया, न्यूटन पर कूलम। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया था पिछले वाले क्लास में। ठीक है, तो 36 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आया ड्यू टू फर्स्ट वाला चार्ज। अगर मैं बात करूं यहीं पर सेकेंड वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा और किधर आएगा। अब देखो, बात ये है कि, एक मिनट, इसको पहले, बात ये है कि यार ये है माइनस वाला चार्ज, ये है माइनस वाला चार्ज, और हमने ये पता कि कर लिया था पहले ही कि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रीजन में रेडियली इनवर्ड हो। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर अगर मैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो भी इधर ही आने वाला है। कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू सेकेंड चार्ज लिखूं तो ये लिखूंगा के Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हुआ 9 × 10⁻⁹
इनटू Q2 की वैल्यू माइनस का, अब देखो माइनस यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसी माइनस की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है, ये मैंने इंक्लूड कर दिया, मतलब माइनस साइन को एक तरीके से मैंने यूज कर लिया है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई, अगेन यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 0.05 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 90, ऊपर तो 90 बन गया और ये बन गया 25 इंटू 10⁻⁴। अगेन सेम वैल्यू आ जाएगा, तो 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। वैसे हम देख सकते हैं कि चाहे E1 की बात करूं चाहे E2 की बात करूं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 कितना है 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, प्लस E2 कितना है अगेन 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये अपना फाइनल आंसर, और ये किधर है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। ये था पहला पार्ट। इसी में एक और पार्ट है, सेम क्वेश्चन में एक और पार्ट है, उसको ट्राई करिए। इस साइड आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं, डायग्राम भी मिटा देता हूं। इसका एक और पार्ट है, उसको करते हैं। खुद से ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन देखें, सो दैट कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार अपने से ट्राई जरूर कर ले। इसका सेकेंड पार्ट लिखिए। मान लिया एक चार्ज यहां पे है, ये था प्लस का 10 नैनो कूलम, ये था माइनस का 10 नैनो कूलम। इस बार अपना जो, अच्छा ये डिस्टेंस गिवन है 0.1 मीटर, ये भी गिवन है 0.1 मीटर, और ये भी है 0.1 मीटर। इस बार ना पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट है पॉइंट बी। वैसे आप देख सकते हो कि ये 0.1 तो ये पूरा पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, जिसके एक कॉर्नर पे 10 नैनो कूलम है, दूसरे वाले कॉर्नर पे -10 नैनो कूलम है। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा है। तो क्या पूछा है, ये बी पार्ट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताना है। एक बार इसको मिटा देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके एक बार आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे, मैं सीखूंगा। तो देखिए, ट्राई कर लिया होगा आपने। पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कितने चार्जेस हैं 2, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे 2। अब देखो, क्योंकि ये प्लस का चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाले पॉइंट पर इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इवन। दूसरी बात, अगर मैं सेकेंड वाले चार्ज की बात करूं, अगर मैं इस वाले चार्ज की बात करूं, तो क्योंकि ये माइनस का चार्ज है तो इसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज। तो इस वाले पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। मैं इसको E2 बोल देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इसका और इसका इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर आने वाला है।
अच्छा, कुछ और बातें अगर हम जानना चाहें यहाँ पे देखो, कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज E1 पता करना चाहूं तो E1 पता करना आसान है। देखो, E1 इज इक्वल टू के Q1 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर। तो एक बार वैल्यू पुट करो, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? 10 × 10⁻⁹ नैनो कूलम की वजह से, ठीक है। डिवाइड बाई आर कितना है? 0.1 स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो पता चलेगा ये 90 बन गया, और ये 10⁻9 और -9 तो कैंसिल हो, और ये बचा है 0.1 का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻2। तो ये फाइनली बना 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये आया है पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वही अगर मैं, अच्छा ये मैग्नीट्यूड वाइज है, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से जो E2 आया है, उस E2 का वैल्यू क्या है। तो देखो, E2 के लिए अगेन के Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मैं बार बार आर लिख रहा हूं क्योंकि ये और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो वैल्यू रखो, ये बन जाएगा 9 × 10⁹। Q2 की वैल्यू है अगेन, अब माइनस यहाँ मत रखना, माइनस ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि मैंने डायरेक्शन यूज कर लिया है। तो ये बन जाएगा 10 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही वैल्यू मिलने वाला है E2 का भी। तो E2 कितना आ गया? 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब ये लेंथ सेम है। एक काम करते हैं, दोनों को मैं E के बराबर लिख लेता हूं, कोई समस्या है क्या? E2 की वैल्यू भी E के बराबर है और E1 की वैल्यू भी E के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है ना मैग्नीट्यूड वाइज। मैंने उसको E मान लिया। तो यार जरा बताओ, मुझे इन दोनों का वेक्टर सम निकालना है, और वेक्टर सम निकालने का तरीका क्या होता है? पैरेललोग्राम। अब इससे तो समझ में आएगा नहीं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा आसान क्या है कि इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लिखो, इस वाले वेक्टर का भी ये वाला कंपोनेंट लिखो, इस वेक्टर का ये वाला, इस वाले का, मतलब दोनों ही वैल्यूज, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक बार बनाओ, फिर आपको समझ में आएगा। उसके लिए मुझे चाहिए एंगल, और मुझे ये पता है कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी है 60 डिग्री। कैसे पता? इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से। अगर ये 60 ये 60, तो जरा देखो, एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं और एक वर्टिकल ड्रॉ करूं, तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस E1 का जो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो ये बनेगा E cos 60। एकदम सिमिलर तरीके से इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? अगेन E cos 60। कैसे पता? ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, तो E cos 60, मतलब दोनों के हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट E cos 60 आए हैं। सिमिलरली अगर इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लिखता तो ये कितना आता? E sin 60। वैसे ही E2 का अगर मैं सॉरी E1 का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट लिखूं, वर्टिकल कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट E cos 60 है, ये वाला कितना आएगा? E sin 60। और देखो E sin 60 दोनों वेक्टर ऑपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इसका मतलब ये दोनों तो कैंसल आउट कर देंगे, ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इट मींस कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू E cos 60 प्लस E cos 60। कितना हो जाएगा? एक तो ऊपर वाला E cos 60 और रेड वाला कंपोनेंट
ठीक है, दोनों कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2e cos 60। अब e किसके बराबर है, बेसिकली ये वाला वैल्यू 9 × 10⁻³ इंटू cos 60 होता है 1/2। 1/2 तो उसके बाद तो क्या ही बचा है, ये गया, तो ये 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइनली ये आंसर आ गया। वैसे अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते थे। एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था, इन दोनों के बीच का एंगल था 120 डिग्री। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं दोनों वेक्टर के बराबर आ जाता है। देख लो, इसका इसका वेक्टर सम उसी के बराबर आ गया क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री था, ये टोटल एंगल। ठीक है, हाँ अगला वाला ट्राई करते हैं, इसको एक बार नोट कर लें सभी लोग। नोट कर लिया होगा वैसे। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिए क्या, हो जाना चाहिए अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही वेक्टर में है लेकिन हम उसे कंपोनेंट वगैरह करके नेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कंपोनेंट नहीं, जिसमें हमें वेक्टर ही लगाना पड़ेगा, वेक्टर ही लगाना पड़ेगा। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज करो एक हम्म हम्म, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओरिजिन पर एक चार्ज है, ओरिजिन पर एक चार्ज है क्यू, जिसका वैल्यू है लेट से 1 माइक्रो कूलम। पॉजिटिव का 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पर। सवाल ये है कि यहां एक पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी बताना है, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। इसमें एक पार्ट और है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि 3,4 मार्क किया हुआ है। तो देखो वैसे हमें ये तो पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। देखो, क्या आपको वेक्टर फॉर्म वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या? लिखते हैं देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, KQ/R² इंटू आर कैप। जहां आर कैप क्या है, आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। आर कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और वो कैसा यूनिट वेक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द पॉइंट। देखो देखो अभी करते हैं, देखो ये तो रहा मैग्नीट्यूड, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये है आर कैप। मैग्नीट्यूड पता करने के लिए मुझे आर चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे के चाहिए, क्यू चाहिए, R² चाहिए। क्यू मुझे पता है, के मुझे पता है, आर की बात करते हैं। अच्छा, जो चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। ठीक है, अगर 0,0 पे एक चार्ज रखा हुआ है और 3,4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जो वेक्टर है आर कैप कैसे निकालेंगे, देखो इस सोर्स चार्ज से एक वेक्टर ड्रॉ करना है, कहां तक, जहां तक वो पॉइंट आ जाए जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
कैलकुलेट करनी है। और हमें ये भी पता है कि यार आर वेक्टर जो है ना, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। आर वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर का मतलब 3i कैप 4j कैप, इनिशियल पोजीशन का मतलब 0 0। तो देखो ये बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो फाइनल पोजीशन वेक्टर है। इसमें से माइनस कर दो 0i कैप प्लस 0j कैप। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये 0,0 पे ना हो के 1,2 पे रहा होता तो इस तरीके से करते। हालांकि फाइनली आप यहाँ पे पा जाओगे 3i कैप प्लस 4j कैप। ये तो है वेक्टर आर। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसी को तो हम आर बोलते हैं। तो अगर मैं आर की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बराबर है बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली बन जाएगा 5। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो आर कैप बना वो बेसिकली आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। और आर वेक्टर कितना है? दिस डिवाइड बाई 5। तो फाइनली ये आ गया 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ये बना आर कैप। तो हमें आर भी पता चल गया और आर कैप भी पता चल गया। तो देखो पहले ये पता करते हैं। ये आएगा 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना है? अच्छा, क्यू है 1 माइक्रोकूलम। तो 1 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आर कितना है? आर है 5। अच्छा, ये भी मान लो कि ये सब एमकेएस में गिवन है, मीटर में गिवन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर्ड। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10⁻³ बच जाएगा। तो 9 × 10⁻³ का मतलब 1000 डिवाइड बाई 25। तो ये 4 बार चला जाएगा तो 4 360 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 360 न्यूटन पर कूलम। ये तो आया मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे लिखेंगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म विल बी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये तो लिखते हैं देखो KQ/R² इंटू आर कैप, ये वाला फॉर्मूला। अब KQ/R² यहाँ पे पता चल गया हमें। तो देखो 360 और आर कैप कहाँ पे है? आर कैप है यहाँ पे। तो आर कैप बेसिकली है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5। इस 5 को पूरे के डिवाइड में कर दो तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5। तो 5 से कैंसल आउट हो जाएगा एक बार। तो कितने बार जाएगा देख लेते हैं। 5 7 देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा ये 5 7 35 72 और ये बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में आंसर। न्यूटन पर कूलम में ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इन्होंने ये बोला है कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यार लॉजिकली सोचो कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको जोड़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में तो होगा। मतलब एक्स एक्सिस से यही वाला एंगल तो होगा। यही एंगल हमसे पूछा गया ना। अरे भाई वो एंगल ये एंगल सेम ही तो है। ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लेंथ मुझे पता हो और ये लेंथ पता हो तो काम हो जाएगा, और वो ऑलरेडी पता है। अरे देखो ये 4 है और ये 3 है क्योंकि ये 3,4 है ना। तो एंगल कितना आया? एंगल आ गया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो थीटा आ गया 53 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल पर होगा एट पॉइंट P 3,4। इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। इसको एक बार अपने से सॉल्व करें।
और उसके बाद ही तो आपने कर लिया होगा वैसे, मिटा देते हैं। वैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हो। तो सारा रेड रेड हो गया। हम्म। जरा लॉजिकली बताओ कि एग्जांपल नंबर 3, मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल छोटा हो गया और बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं। एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, और एक चार्ज यहाँ पे रखा है। खास बात यह है कि तीनों ही चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सेम साइन के, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसका जो सेंट्रॉयड है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉयड कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों बताना है। क्या बता सकते हो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, मान के चलना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख भले ही नहीं रहा है लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान के चलना है, ठीक है। ये एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है। क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? वैसे कुछ लोग गेस कर लिए होंगे कि सर जीरो आना चाहिए। कैसे? देखो, अगर मैं इस वाली चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता तो मुझे पता है वो इधर आता, ठीक है। अगर इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूं तो वो इधर आता। अच्छा, लॉजिकली मुझे ये पता है कि ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, भाई इस वाले चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस, और इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेम ही होने वाली है। इट मींस कि चाहे मैं इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, चाहे इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, चाहे इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, इस पॉइंट पर तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आने वाली है मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू इक्वल है, कैसे है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल? अरे भाई, ये डिस्टेंस सेम है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, और चार्जेस भी सेम है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गए। दूसरी बात में ये, मुझे ये पता है कि यार जितना एंगल ये वाला होगा ना, उतना ही एंगल ये वाला है, और उतना ही एंगल ये वाला है। इसका मतलब तीन वेक्टर्स और तीनों इक्वल एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से 120 डिग्री पर। जब भी इक्वल वेक्टर अगर इक्वल इक्वल एंगल पर हो, उस कंडीशन में उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो आ जाता है। यही रीजन है कि इन तीनों का जो नेट आएगा ना, E एट C, नेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि हाँ भाई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉयड क्या होगा, तो वो जीरो होगा। खैर आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ।